नमस्कार, मैं अजय कुमार। अमेरिका का राष्ट्रपति तो होता ही है, मगर इसके साथ वह पूरी दुनिया में अमेरिका की गढ़ी झूठी माया का भी सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। अगले राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में यह झूठी माया गढ़ी गई है कि अमेरिका दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है। यह धारणा फैलाई गई है कि अमेरिका का लोकतंत्र का अप्रतिम उदाहरण है। शेष दुनिया को अमेरिका के लोकतांत्रिक सिस्टम से सीखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिकी चुनाव और लोकतंत्र की असलियत क्या है। क्या वाकई में अमेरिका का चुनावी और लोकतांत्रिक सिस्टम महानता का दर्जा हासिल कर सकता है? अमेरिका के चुनाव और लोकतांत्रिक सिस्टम को परखने का सबसे बुनियादी आधार तो यही हो सकता है कि यह जाना जाए कि अमेरिका के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। अमेरिका की कुल आबादी तकरीबन 33.5 करोड़ के आसपास है। इसमें से भी जो एलिजिबल वोटरों की संख्या है वह 24.5 करोड़ के आसपास है। भारत से तुलना करके देखा जाए तो केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। यानी जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी अमेरिका के चुनाव में वोट देने वाले लोगों की कुल संख्या है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 1,36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि भारत की 140 करोड़ की आबादी की साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका मतलब यह निकलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में बम्पर पैसा खर्च होता है। जिस लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो वह लोकतांत्रिक सिस्टम महान तो नहीं कहा जा सकता है। ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम स्वाभाविक तौर पर ऐसी दशाएं पैदा करता है कि बहुत सारे लोग केवल वोट देने के औजार बनकर रह जाते हैं। कभी भी यह सपना नहीं देख सकते कि वह लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि भारत में होता है। भारत के चुनाव में इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि 99% आबादी कभी सोच ही नहीं सकती है कि वह कभी चुनाव लड़ सकती है। जब लोकतांत्रिक सिस्टम इस तरह का बन गया हो तो वह कुछ भी हो सकता है, मगर महानता का दर्जा तो नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका के चुनाव में खर्च की कोई कानूनी सीमा नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस समूह से उम्मीदवारों को बम्पर पैसा मिलता है। अमेरिकी चुनाव में ज़्यादातर हथियार, मेडिकल और एनर्जी की कंपनियां पैसा लगाती हैं। मतलब यह संभावना बनती है कि जो कंपनियां इजराइल को फिलिस्तीन में नरसंहार करने के लिए हथियार मुहैया करवा रही हों उनका पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में लगता हो, उसी के दम पर अमेरिका का लोकतंत्र चल रहा हो। चुनाव जीतने के बाद अपना पैसा निकलवाने के लिए कंपनियां पूरा जोर लगा देती हैं। भारत में जिस तरह से संसद होती है उसी तरह से अमेरिका में कांग्रेस होती है। तो अमेरिका के कांग्रेस के लिए चुने गए सदस्य कांग्रेस में सवाल पूछने के लिए और अपना वोट डालने के लिए खुलकर कंपनियों के दलालों, दबाव समूहों और यहाँ तक कि विदेशी सरकार के एजेंटों से पैसा लेते हैं। भारत की तरह वहाँ इसे भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, बल्कि यह लॉबिंग कहलाता है। तो आप सोच कर बताइए कि जहाँ की संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि सवाल पूछने के लिए और वोट डालने के लिए पैसा लेते हों और इसे भ्रष्टाचार न माना जाता हो तो वहाँ का लोकतंत्र किस आधार पर महान लोकतंत्र कहा जा सकता है? अमेरिकी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति व्यवस्था के तहत चलती है। मतलब भारत की तरह अमेरिका में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है। यानी अमेरिका की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मगर भारत में भी राष्ट्रपति का पद है। मगर राष्ट्रपति का जो भारत में पद है वह केवल औपचारिक उसे शक्तियां हासिल होती हैं। सरकार के प्रमुख के तौर पर मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्रधानमंत्री काम करता है। प्रधानमंत्री को संसद चुनती है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री होता है, तो अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा नेता राष्ट्रपति होता है। मगर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भारत में प्रधानमंत्री की तरह नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री को सांसदों का बहुमत चुनता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे जनता इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुनती है। भारत की तरह अमेरिका में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर चुनावी राजनीति का विकास इस तरह से हुआ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ही आपस में राष्ट्रपति के पद को लगातार बांटती रहती हैं। मगर यहाँ जो समझने वाली बात है वह यह है
कि किसी भी शासन व्यवस्था में जिस तरह से कुछ गहरी संरचनात्मक खामियां होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल खामियां होती हैं, इसी तरह की खामी अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था में भी है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वह अपने मंत्रिमंडल में, जो अमेरिका का मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति का, किसी को भी शामिल कर सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य होंगे। भारत की तरह ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्य संसद के सदस्य होने चाहिए। कहने का मतलब यह बनता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होती हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के कांग्रेस के बीच खींचतान चलती रहती है, आए दिन तकरार होता रहता है। भारत की तरह ऐसा नहीं होता कि संसद में बहुमत प्राप्त दल ने अगर बजट पास कर दिया तो बजट पास हो गया, बिल पास कर दिया तो कानून बन गया। अमेरिका में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को बजट पास करवाने के लिए अमेरिका के कांग्रेस से और अमेरिका की कांग्रेस को कानून बनवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से लेन देन करना पड़ता है। मगर इससे भी अलग राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे गहरी खामी को राजनीतिक सिद्धांतकार अल्फ्रेड स्टेपान ने इंगित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की केंद्रिक प्रणाली की असली परेशानी यह है कि इसमें सत्ता अविभाज्य होती है, मतलब सत्ता का बंटवारा नहीं होता है। साझेदारी के बंधन में बंद करके सत्ता तक नहीं पहुंचता है। साझेदारी के बंधन में बंद करके सत्ता तक नहीं पहुंचने की संभावना बनती है। गठबंधन बनना बहुत ही कठिन होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भारत की संसद की तरह ऐसी स्थिति बने कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़े, जबकि राजनीति का नियम है कि जब सत्ता स्थापित करने के लिए साझेदारी करनी पड़े तो विविधताओं को संभाले रखना आसान हो जाता है। इसलिए अमेरिकी समाज में विविधताओं के बीच असमानताओं के बहुत ही गहरे बिंदु बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत वीटो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर अमेरिका की कांग्रेस ने किसी बिल को पास कर दिया मगर राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बिल पर दस्तखत नहीं किया तो वह कानून नहीं बन पाता है। इस बिल को कानून बनाने की राह थोड़ी कठिन हो जाती है। इस तरह की वीटो पावर केवल राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्य के गवर्नर को भी हासिल है, और राज्य के गवर्नर की शक्तियां भी ज़्यादा होती हैं। और राजनीतिक सिद्धांतकार अपने अध्ययन में बताते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में वीटो पॉइंट्स जितने ही ज़्यादा हो, समाज में असमानता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि असमानता को दूर करने के लिए जो ठोस प्रभावी कानून बनाने की राह होती है वह बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। अमेरिका का संविधान बने हुए करीब 200 साल बीत चुके हैं, मगर अमेरिका एक ऐसे देश के तौर पर भी है जहां पर समाज में बहुत ही ज़्यादा असमानता मौजूद है। भारत की तरह अमेरिका में चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों में चुनाव करवाने की अपने अलग अलग नियम हैं। मतलब कौन वोट डालेगा, कौन वोट कब डालेगा, गिनती कब होगी, इससे जुड़े 50 राज्यों के अलग अलग नियम हैं। इसीलिए यह संभव होता है कि चुनाव परिणाम के दिन भले ही चुनाव के परिणाम मिल जाए, मगर वोटों की असली गिनती होने तक 1 महीने से ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है। इसमें कोर्ट कचहरी भी जाने की संभावना उभर कर सामने आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की असली पेचीदगी इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टर्स की व्यवस्था में मौजूद है। अमेरिका का संविधान कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नागरिकों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव इलेक्टर्स द्वारा होता है, और इलेक्टर्स से जुड़ी इस प्रक्रिया को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अमेरिका के हर राज्य को उतने इलेक्टर्स मिलते हैं जितने उस राज्य द्वारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में सदस्य होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के अमेरिका में 538 इलेक्टर और इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं। अमेरिका के नागरिकों द्वारा किया गया वोटिंग सीधे राष्ट्रपति को नहीं बल्कि इलेक्टर्स को जाता है, और जिस राज्य में जिस पार्टी के सबसे अधिक इलेक्टर्स जीत जाते हैं उस राज्य के सभी इलेक्टर्स पर जीतने वाले इलेक्टर्स के प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का हक बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में इलेक्टर्स की 55 सीट हैं। इस 55 सीट में अगर 27 सीट डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाती है और 28 सीट रिपब्लिकन पार्टी को मिल जाती है तो यहाँ के पूरे 55 सीट पर रिपब्लिकन पार्टी का हक बन जाएगा, भले ही रिपब्लिकन पार्टी को एक ही सीट क्यों ना ज़्यादा मिली है। यानी अमेरिका की चुनावी व्यवस्था ऐसी है कि पूरे देश में जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे तो ऐसा भी संभव है कि वह राष्ट्रपति ना बन पाए, वह बन पाए जिसे कम वोट हासिल हुए हैं। हाल फिलहाल चुनावी राजनीतिक पंडित और सर्वे करने वाले बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की
कमला हैरिस को 226 वोट मिलते साफ दिखाई दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 219, यानी कमला हैरिस को 44 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का जुगाड़ करना है तो डोनाल्ड ट्रंप को 51, यानी मौजूदा वक्त की लड़ाई में कमला हैरिस आगे चल रही हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। मगर संभव है कि जो स्विंग स्टेट हैं वहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली तो वह भले ही पीछे दिखाई दे रहे हैं, भले उन्हें वोट कम मिले, मगर वह चुनाव की लकीर को पार कर जाएंगे। इसीलिए अमेरिका में भी ऐसा होता है कि लोगों के सबसे अधिक वोट जिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मिले वह चुनाव हार जाए और जिसे कम मिले वह चुनाव जीत जाए। अमेरिकी इतिहास में साल 2016, 2000 और 1800 के अमेरिकी चुनाव में यह सब हो चुका है। जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले वह हार गया और जिसे कम वोट मिले वह जीत गया, क्योंकि चुनाव की पद्धति इलेक्टर से जुड़ी हुई है। यानी एक तरह से कहा जाए तो यह भी एक गहरी खामी है, क्योंकि जनता जिसे वोट दे रही है, जिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दे रही है, वह चुनकर के राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में 2 दलीय व्यवस्था प्रमुखता से दिखाई देती है, मगर वहां पर बहुत सारे अन्य दल भी हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है वही प्रमुखता से सुनिश्चित कर देते हैं कोई तीसरा दल केंद्र में ना आ जाए। यह दोनों दल आपस में ही नेटवर्क बना करके चलते हैं कि सत्ता का बंटवारा इन्हीं के बीच में होता रहे, मगर दोनों ही बड़े दल विचारधारा की जमीन पर और संगठन की गहराई के मामले में बहुत ही ज़्यादा खोखले और हवा हवाई किस्म के हैं। यह राजनीतिक दल लोगों के सामने विकल्प की स्थिति पैदा नहीं करते हैं, बल्कि विकल्पहीनता की स्थिति पैदा करने लगे हैं। मतलब अमेरिका में वोट तो डाले जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर यह भी कहने वाले लोग हैं कि वोट दे भी तो किसे दे, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। यह निराशा भी अमेरिकी समाज में चल रही है। अमेरिकी समाज में भी जनमत को भरमाए रखने की ताकतें बहुत ही मजबूत तरीके से काम करती हैं। भारत की मीडिया का हाल बहुत बुरा है तो अमेरिका की मीडिया भी दलदल में धसी हुई हैं और ये जनमत को भरमाने का ही काम करते हैं। झूठ, फरेब, नफरत का कारोबार भी चलता रहता है। मास कम्युनिकेशन के मीडियम और सोशल मीडिया के दौर में स्थिति बहुत ही बदतर हुई है। अमेरिका अभिव्यक्ति की आज़ादी की वकालत करता है, मगर इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में झूठ और मक्कारी की बहुत ही मजबूत ताकतें काम करती रहती हैं और यह लोकतंत्र को, अमेरिका के लोकतंत्र को बहुत ही खोखला बनाती रहती हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति बहुत निष्पक्षता के साथ नहीं होती, खुल्लम खुल्ला पक्षधरता दिखाई देती है। जजों की पहचान के साथ भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जज और रिपब्लिकन पार्टी के जज का तमगा लगा होता है। अमेरिका में भी भारत की तरह वोटिंग नागरिक और संवैधानिक विवेक की बजाय सामुदायिक पहचान से ज्यादा निर्धारित होते दिखाई देते हैं। अमेरिका में एथनिसिटी और रेस के आधार पर 4 बड़े समुदाय हैं। 67% व्हाइट हैं, 13% लैटिनो या हिस्पैनिक हैं, 12% ब्लैक हैं और 5% एशियन हैं। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के मुताबिक साल 2021 के अमेरिका की कुल आबादी में केवल 38% आबादी कॉलेज एजुकेटेड है। हाल फिलहाल के सर्वे बता रहे हैं कि जो पढ़ी लिखी आबादी है इसका ज़्यादातर सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को है। जो कॉलेज एजुकेटेड नहीं है उनमें ज़्यादातर सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है। व्हाइट समुदाय की पढ़ी लिखी आबादी के बीच ज़्यादातर पकड़ डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को है, मगर व्हाइट समुदाय का वह वर्ग जो कॉलेज एजुकेटेड नहीं है इसका ज़्यादातर सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिलता दिखाई दे रहा है। व्हाइट समुदाय के अलावा शेष जो अल्पसंख्यक समाज है और जहां पर पढ़ी लिखी और गैर पढ़ी लिखी आबादी दोनों के बीच में कमला हैरिस की अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है। इस तरह से जो अमेरिका का हाल फिलहाल का चुनाव है वह असलियत में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी लोकतंत्र को 200 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, मगर आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कभी कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी मैदान में जब महिलाएं उम्मीदवार होती हैं तो उनका जबरदस्त किस्म का चरित्र हनन शुरू हो जाता है। मर्दाना समाज कई तरह की बाधाएं पेश करता है। राजनीतिक विद्वान बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट के मामले में हरा दिया था। फिर भी अगर हिलेरी क्लिंटन के हार के कारणों को गिना जाए तो यह कहा जा सकता है कि औरत होना भी उन कारणों में शामिल है। मौजूदा वक्त में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और मर्दाना समाज के कई मर्द औरत होने के चलते उन्हें राष्ट्रपति पद के पर नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी बातें भी वहाँ के जानकार बता रहे हैं। यह जितनी बातें मैंने अमेरिका के चुनाव पर बुनियादी तौर पर बताई, उससे एक बात तो साफ तौर पर निकलती है कि अमेरिका के चुनाव और लोकतंत्र की हकीकत की जो दुनिया है वह महानता वाली तो बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।